कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनाइड से हुआ आतंकी हमला, अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 घायल। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। विदेश के दौरे पर पीएम मोदी, 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में मॉस्को में पीएम मोदी। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, शहीद अंशुमन सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने दायर की याचिका। बेगूसराय में कार ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 1 मिनट पहले भी ओवरटेक के दौरान टकराए, दूसरी बार में पलटा ऑटो। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। असम में बाढ़ के चलते अब तक 85 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। आज केरल दौरे पर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल दौरे पर। बीजेपी की होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। आज शाम 4 बजे केरल में होगी एग्जीक्यूटिव मीटिंग। बीजेपी केरला स्टेट को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्टेट बीजेपी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। बीजेपी केरला स्टेट को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। आज शाम 4 बजे केरल में होगी एग्जीक्यूटिव मीटिंग। खबर भिवानी से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। तो इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान, हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी और भिवानी महेंद्रगढ़ से पार्टी प्रत्याशी रहे रावदान सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह देखने को मिला कि दादरी के बाद भिवानी में भी सम्मेलन बड़ी रैली में बदल गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ हुड्डा और चौधरी उदय भान का स्वागत किया। भारी जनसमूह और जनता के जोश देखकर दोनों नेता बेहद उत्साहित नजर आए। नमस्कार सबको, आदरणीय चुंगी और यहाँ बैठे समस्त ये अभी तो हम धन्यवाद करने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीस बराजी का जिस प्रकार से हमारे को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी, तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये सरकार विकास नहीं करा सकती।
बिलासपुर से खबर, जहां पर साइबर ठगी का पुलिस ने खुलासा किया। शांति नौकरी स्वास्थ्य लाभ दिलाने का देते थे झांसा, महिला से ठगे थे 36,73,000 रुपए। बता दें कि मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। जनवरी 2024 में पीड़िता हमारे पास आई हुई थी। उसको पहले से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी। वो ऑनलाइन संपर्क किया, जिसमें उसको एक नंबर मिला। उसमें वो आरोपी से संपर्क में आने के बाद पूजा पाठ कराने के नाम से उसके साथ लगभग 37 लाख की ठगी हुई थी, और जिसकी रिपोर्ट थाना सरकंडा में पंजीबद्ध किया गया था। हमारे सीसीयू की टीम और थाना सरकंडा की टीम इसमें काम कर रही थी। टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम आरोपी को भी प्रयागराज से अरेस्ट किए हैं और आज उसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर अगले सप्ताह से एक्शन मोड में दिखेगी योगी सरकार। मंडलवार विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी विकास कार्यों की विधायकों से लिखित रिपोर्ट ले रहे हैं। विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों पर ज्यादा फोकस। रुके हुए विकास कार्यों की विधायकों से ले रहे जानकारी। स्थानीय स्तर पर अफसरों की भूमिका की ले रहे जानकारी। रुके हुए विकास कार्यों की विधायकों से ले रहे जानकारी। अगले सप्ताह से एक्शन मोड में दिखेगी योगी सरकार। अगले सप्ताह से एक्शन मोड में दिखेगी योगी सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मंडलवार विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य की विधायकों से लिखित रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं विकास कार्यों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ की और मंत्रियों के साथ की, उसके बाद अब स्थानीय स्तर पर जो मंडलवार विधायक हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके हुए हैं या ठप पड़े हैं, वो किसकी लापरवाही से रुके हुए हैं, आखिर उस विकास कार्य को क्यों रोका गया है, किसकी कमी है, उसकी पूरी जानकारी लिखित तौर पर ले रहे हैं कि जिन अफसरों की वजह से काम रुका उनका नाम लिख दीजिए, वो क्यों काम रोके हैं, जब उनसे बात की है तो उन्होंने क्या जवाब दिया। वो पूरी रिपोर्ट जो है विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अगले सप्ताह से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद एक्शन मोड में देखेंगे, अफसरों की लापरवाही को भी
वो नजरअंदाज नहीं करेंगे, जिससे जो आर्थिक विकास कार्य जो काम चल रहे हैं उनका लगातार जो है काम चलता रहना चाहिए और विकास जितने भी रुके हुए हैं वो तत्काल शुरू कर देने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। विधायकों से जो रिपोर्ट दी जा रही है उसको स्थानीय स्तर पे, क्योंकि विधायक निधि से भी जो पैसा जो विधायक अपने काम के लिए लगाते हैं उसमें भी विभागों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि फंड जो है विधायक निधि का जब निकलता है तो अफसरों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पूरा किया जाए। लेकिन जब विधायक निधि से पैसा निकलता है तो कहीं न कहीं वो काम रुक जाता है, या विधायक अफसरों के यहाँ जो है बातचीत करके जब मामले को पूरा जो है रूपरेखा तैयार करते, उसमें भी अफसरों की लापरवाही सामने आई है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों पर ज़्यादा फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। स्थानीय स्तर पर अफसरों की भूमिका की जानकारी ले रहे और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। राहुल गांधी ने की हनुमान जी की पूजा अर्चना। भूएमऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए राहुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ गए। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए। सबसे पहले वो उन्हें फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए भूएमऊ गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया, जिसके बाद वो लखनऊ एयरपोर्ट उतरे हैं। उसके बाद वो सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली और लखनऊ के बीच में एक सिरुआ मंदिर है, जहाँ पे उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों की सुख समृद्धि को लेकर के उन्होंने मांग की है। उसके बाद वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भूएमऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, रायबरेली में विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे, बैठक भी है उनकी, इसको लेकर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भूएमऊ में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। साथ ही कैप्टन अंशुमान के जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तकरीबन 1 घंटे वो भूएमऊ गेस्ट हाउस में जो है इन लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो विकास कार्यों को लेकर के जिले के जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। उसके बाद वो रायबरेली जिले के किसी भी विधानसभा में जा करके वो निरीक्षण का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि अभी कहाँ पे निरीक्षण करेंगे ये किसी को नहीं बताया गया है। औचक निरीक्षण को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है और निरीक्षण भी कर सकते हैं राहुल गांधी, और शहीद कैप्टन अंशुमन के घर भी जाएंगे, परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे, भूएमऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। लखनऊ से खबर, राहुल गांधी मणिपुर से पहुंचेंगे एयरपोर्ट। फुर्सतगंज की जगह एयरपोर्ट उतरेगा विमान। लो विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट उतरेगा विमान। लखनऊ से सड़क के रास्ते रायबरेली पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार के चलते इस व्यवस्था पर पड़ा व्यापक असर। करीब 1,32,869 विद्यालयों में महज 16,000 शिक्षकों की हाजिरी।
92,082 शिक्षक शिक्षा मित्र, 6,09,282 शिक्षक शिक्षा मित्र निदेशकों की लगी हाजिरी। महज 16,000 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराई है। 14 जिलों के एक भी शिक्षक ने नहीं दर्ज कराई अटेंडेंस। भदोही में सबसे अधिक 14% कराई गई ऑनलाइन अटेंडेंस, यानी कि 5,730 में से 1,058 शिक्षकों ने अटेंडेंस दर्ज कराई है। स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर विरोध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये प्राथमिक उच्च विद्यालय स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की अगर बात करते हैं तो लगातार इसका जो है बहिष्कार और विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। वजह साफ है कि बरसात का मौसम चल रहा है, स्कूलों के बाहर या किसी घरों के बाहर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह साफ है कि पानी जो है वो भरा हुआ है, लोग निकलना दूसर हो रहे हैं। ऐसे में अब जिन अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अगर ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाएगी तो ऐसे में अभ्यर्थी की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण साफ है कि जब यहाँ पर प्रत्याशी नहीं पहुंच पाएंगे तो आखिर इन अभ्यर्थियों को कौन पढ़ाएगा। तो साफ है कि ऐसी स्थिति को देखते हुए लगातार इसका बहिष्कार किया जा रहा है और इसको लेकर के सबसे ज्यादा विरोध जो है जगह जगह से निकल के हर जिले से जो है होता हुआ चला आ रहा है, क्योंकि लोग जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जो टीचर है वो इस बात को लेकर के बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके जरिए वो फेसबुक और व्हाट्सएप के डिजिटल माध्यम से जो है इसका विरोध भी लगातार जता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक नया विकल्प होना चाहिए इन अध्यापकों के लिए जो एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो अभ्यर्थियों की भी पढ़ाई जो का नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि बरसात है और बरसात में कई स्कूलों में पानी भरा हुआ है, जो कि बैठने की भी व्यवस्था वहां पर नहीं बची है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल शिक्षकों की अटेंडेंस जिस तरीके से कम आई है स्कूलों में, ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। 6,09,282 शिक्षा में निदेशकों की केवल हाजिरी लगी हुई है। स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। और अब लखनऊ से खबर, जहां पर कवि साहित्यकार नरेश सक्सेना डिजिटल अरेस्ट कर ले गए हैं। जालसाजों ने नरेश सक्सेना को किया डिजिटल अरेस्ट। सीबीआई मुंबई का अफसर बनकर वसूली की कोशिश की जा रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसने का डर दिखाया। नरेश को कवि जानकर जालसाजों ने सुनी कविताएं। जालसाजों ने मीर और फाज के शेर और गजलें सुनी। नरेश सक्सेना ने जालसाजों को बांसुरी भी बजाकर सुनाई। 6 घंटे तक कमरे में थे बंद नरेश। परिवार को हुआ शक। परिवार ने नरेश को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। जालसाज नहीं कर पाए किसी भी तरह की ठगी। नरेश सक्सेना ने फेसबुक पर शेयर की पोस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? कवि और साहित्यकार है नरेश सक्सेना और ये बताया गया है कि गोमती नगर के विशाल खड़े इलाके में रहते हैं नरेश सक्सेना। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई की दोपहर को करीबन 3 बजे उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल, एक वीडियो कॉल आई और फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई का इंस्पेक्टर बताया, जिसका नाम रोहन शर्मा था, और कहा कि आपका आधार कार्ड खो गया। और इस पर इनकार करते हुए जब नरेश सक्सेना ने इनकार किया तो उन्होंने फर्जी सीबीआई अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपके
खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट करीबन 7 घंटे तक उनको किया गया, उनके कमरा बंद करके। और जब परिवार वालों को इस बात का शक हुआ तो परिवार वालों ने नरेश सक्सेना का कमरे के अंदर जा करके विरोध किया। और जब वो उस नींद से जाके उस जो वीडियो कॉल थी जब उससे टूटे, तब उनको मालूम पड़ा कि इस पूरे मामले में उनको जालसाजों ने उनको फेक वीडियो कॉल से उनको अरेस्ट कर रखा था। ये तो ये कहा जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट होने के बाद उन्होंने किस तरीके की रकम नहीं चुकाई, क्योंकि जालसाज बार बार कह रहे थे कि उनको भारी रकम चुकानी पड़ेगी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उससे छूटने के लिए। लेकिन किस तरीके की जो रकम थी वो नरेश सक्सेना ने नहीं चुकाई थी, जिसके बाद वो परिवार की मदद से वो मुक्त हुए। लेकिन एक बड़ी बात है कि लखनऊ में अक्सर इस तरीके के मामले सुनने में आते हैं कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके जालसाज उनसे लाखों करोड़ों की रकम ऐंठ लेते हैं। तो फिलहाल इस मामले में कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ के अंदर ये बड़ी बात है कि 7 घंटे तक एक कवि को, नरेश सक्सेना जिनका नाम है, उनको 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। फिलहाल अफसरों का कहना है कि अगर इस मामले में कोई शिकायत या कोई FIR दर्ज कराई जाएगी तो जरूर उन जालसाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कवि और साहित्यकार है नरेश सक्सेना, जिनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था जालसाजों द्वारा। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर कई अस्पताल PM आयुष्मान भारत योजना से अटैच वर्तमान में 300 से अधिक अस्पताल योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को उठाया गया है बड़ा कदम। निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। निजी अस्पतालों के लिए जारी की गई गाइडलाइन, नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निगरानी की व्यवस्था। तमाम निजी अस्पतालों से योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टरों को अपनी फोटो अपलोड करनी होगी ताकि किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके, और भर्ती मरीजों के साथ अपनी फोटो अपलोड करने की भी बात कही गई है। देखिए, राजधानी में वर्तमान में लगभग 300 से अधिक अस्पताल जो है PM आयुष्मान योजना के तहत अटैच किए गए हैं। उन्हें इनको रोकने, इनकी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें नई व्यवस्था के तहत जो है अपनी फोटो जो है वो अपलोड करनी होगी। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर मरीजों को जो देखरेख की केयरिंग होती है उसके लिए कोई ऐसा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर ना आए, जिसको लेकर के अस्पतालों को शिकायतें जो मिल रही थी उसको रोकथाम के लिए ये व्यवस्था जो है फिलहाल की जा रही है। स्टेट एजेंसी फॉर द कंपैटिटिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यानी कि संचीज के माध्यम से जो है इसकी गाइडलाइन को जारी किया गया है। और नए नियमों के साथ डॉक्टरों के साथ में फोटो अपलोड करनी अनिवार्य होगी, और इसके साथ साथ डॉक्टर अपने डिग्री धारक अगर नहीं है तो उनकी डॉक्टरों की फोटो भी अनिवार्य होगी जो नहीं है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है लागू की जा रही है और नई तरह की होगी, जिससे कि आयुष्मान में जो फर्जीवाड़े होते थे उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके और कहीं ना कहीं बेहतर उपचार जो है आम जन मानुष को मिल सके, उसके लिए इन व्यवस्थाओं का जो है आयोजन किया जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कई अस्पताल जो है वो PM आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। और किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, उसके लिए डॉक्टर्स को भी अपनी मरीज के साथ, भर्ती हुए मरीज के साथ फोटो अपलोड करनी होगी। सख्त इस पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी में भर्ती मरीज के लिए विशेषज्ञ अनिवार्य रहेंगे।
और अया से खबर, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार में कंटेनर ने मारी टक्कर। कार के पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया। घायल व्यक्ति को सीएसआई रेफर किया गया है। ग्वालियर से इटावा शादी में शामिल होने आए थे और अया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के NH-19 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के NH-19 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। का नंबर क्या है? देखिए बताओ। ये गाड़ी धनी थी। हाँ यहाँ धनी थी, यहाँ धनी थी। मध्यरात्रि लगभग 1:30 बजे NH-19 पर ML ढाबा के पास सड़क किनारे ऑटो खड़ी थी। यहाँ लोग बात कर रहे थे बाहर खड़े होके, जिसमें एक कंटेनर से आकर टकरा गए। कंटेनर को पकड़ लिया गया है। चालक गिरफ्तार रहे, जिसमें मौके पर राघवेंद्र पुत्र नवाब सिंह गुजर उम्र 55 वर्ष व पप्पू निवासी महुआ उम्र 35 वर्ष सूड़ा थाना भरे की मृत्यु हो गई है, जिन्हें CSC लेकर पंचायतनामा भरकर मोर्चरी भेजा गया है। व लालजी पुत्र गोविंद निवासी अजीतमल उम्र करीब 35 वर्ष घायल हो गए हैं, जो सीएसआई रेफर किए गए हैं। ये सभी लोग ग्वालियर से आई बारात में अरविंद पुत्र रूप सिंह निवासी पहलन थाना भरे इटावा की लड़की की शादी में सम्मिलित होने जा रहे थे। लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं। मध्यरात्रि लगभग 1:30 बजे NH-19 पर ML ढाबा के पास सड़क और अब आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इन दिनों तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बाढ़ आई हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए भी हैं। जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। ये सी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ डीएम भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है, जगह जगह पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से उन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है। बता दें कि तेज़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। गंगा नदी जो है वो उफान पर है। लखनंदा मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और उनके साथ डीएम भी मौजूद हैं और यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। और आज रायबरेली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राहुल के हिंदू बयान पर होर्डिंग व पोस्टर लगाए गए हैं। होर्डिंग व पोस्टर में राहुल के बयान का जिक्र किया गया है। होर्डिंग व पोस्टर के माध्यम से राहुल से जवाब मांगा गया है। आपको वोट देने वाला क्या हिंदू मतदाता हिंसक है? आप किस धर्म के हो, स्पष्ट करो। मतदाता भविष्य में आपको वोट क्या गाली खाने के लिए देंगे? रायबरेली में लगाई गई होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं और उससे पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और सीधे आपको ले चलते हैं रूस, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं और यहां पर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे।
आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय राजदूत श्री विनय कुमार जी को कि वह यहाँ पर पधार कर हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। भारतीय समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा है आपको। प्रधानमंत्री जी 9 साल के बाद भारतीय समुदाय मॉस्को में आपको पाकर बहुत ही भाव विह्वल है और आपके आशीर्वचन का अपेक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से भारतीय समाज को कृतार्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रियत मस्कोवा, काग देना। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज यही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा।
3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं, आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है।
और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना, संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं।
हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके, सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते रह जाते हैं। मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या बताइए, मैं जो कह रहा हूं सच है कि नहीं है? आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बदला है कि नहीं बदला है? ये 140 करोड़ देशवासियों ने करके दिखाया है। आज 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। आपने भी देखा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कोविड संकट से बाहर निकाल करके ही नहीं लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां दूर तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं, बल्कि देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चलाते हैं। आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी वो सपने भी देखते हैं, संकल्प भी करते हैं और सिद्धि के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। यह हमारे नागरिकों की मेहनत, लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है। साथियों, भारत में बदलाव सिर्फ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है। ये बदलाव देश के हर नागरिक के,
हर नौजवान के आत्मविश्वास में भी दिख रहा है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना